मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर और तीसरी चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3n की शुरुआत करेंगे। 3n से पहले की जो एक्सरसाइज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना आपने देखा था। उसके बाद आपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को हल करना आपने देखा था। और एक्सरसाइज 3n एक प्रकार से यहाँ से नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। हालांकि डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक में आपको एक चैप्टर 3 के नाम से ही कंटिन्यू एक्सरसाइज दी जा रही हैं, लेकिन एक्सरसाइज में कहाँ से नई बातें हैं वो हम आपको बताते चल रहे हैं। और अध्यापक बंधुओं की जिम्मेदारी है कि वो जहाँ से नवीन चैप्टर आएगा वहाँ से विद्यार्थियों को सारी चीज़ें, सारे फार्मूले, नियम जो भी लगने वाले हैं उसका विस्तार से अध्ययन कराया जाए। तो आज हम इस कड़ी में ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के नाम से हम पार्ट 1 वीडियो लेके आएंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में हम थीटा के व्यापक मान के नाम से, जो ज़्यादातर विद्यार्थी इसको थीटा के व्यापक मान के नाम से जानते हैं, और कुछ पुस्तकों में इस चैप्टर का नाम भी थीटा के व्यापक मान दिया गया है। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस एंड थीटा के व्यापक मान यानी कि जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा का डिस्कशन करने वाले हैं। और आज ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस की शुरुआत से पहले हम आपको बताने वाले हैं आवर्ती फलन क्या होते हैं, फलन के आवर्तनांक क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं। आइए एक एक करके डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिखने जा रहा हूँ आवर्ती फलन। आवर्ती फलन इंग्लिश में लिखना आवश्यक है, पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस आप समझने का प्रयास करें। जब आवर्ती फलन की बात आती है, इसका मतलब जब आवर्त की बात आती है तो आवर्त का मतलब होता है, जैसे विद्यार्थियों को हमको लग रहा है कि क्लास 6, 7 या फिर 8 से ही अध्ययन कराया जाता है सरल आवर्त गति का। तो आवर्त गति का मतलब होता है यदि कोई सरल लोलक अपने एक निश्चित पथ को, एक निश्चित रास्ते को बार बार दोहराता है तो ये गति आवर्त गति कहलाती है। अब फलन में आवर्ती फलन कैसे फलन होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसे फलन जो एक नियत अंतराल के बाद अपने मानों को पुनः दोहराने लगते हैं, ऐसे फलन आवर्ती फलन कहलाते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जितने भी हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे बताए जाएंगे अभी कि ये सारे के सारे फंक्शन आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं इनके आवर्तनांक यानी कि पीरियड्स, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, आप ध्यान दें। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 2 पाई प्लस थीटा। साइन 360 प्लस थीटा का मान साइन थीटा ही होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक बार और 2 पाई जोड़ देते यानी कि साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसका मान भी साइन थीटा ही होने वाला है। अगर हम इसमें 2 पाई एक बार फिर से जोड़ दें तो इसका मान भी क्या होने वाला है, इसका मान भी 2 पाई होने वाला है। तो इसका मतलब ये जो 2 पाई बार बार जोड़ने पर भी यहाँ पे ये वैल्यू अपने आप को नहीं बदलती है। तो इसका मतलब एक ऐसी न्यूनतम राशि जिसे बार बार किसी फंक्शन में एंगल के स्थान पर जोड़ने पर पुनः मूल फलन प्राप्त होता है या फिर पुनः मूल राशि प्राप्त होती है, तो ऐसे फलनों को हम लोग आवर्ती फलन कहते हैं। और यह न्यूनतम राशि आवर्तनांक कहलाती है।
तो आवर्तनांक यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई। साइन फलन का आवर्तनांक आपने इस प्रकार से क्या कैलकुलेट कर लिया है, 2 पाई। 2 पाई ही एक ऐसी न्यूनतम राशि है जिसे साइन फलन में बार बार जोड़ने पर ये अपने मूल फलन को ही प्राप्त करता है। आप ज़रा सोचें यहाँ पे, अगर हम कहें कि भाई साइन 90 अगर हम ले लें 90 प्लस थीटा, तो आप जानते हैं ये कास थीटा हो जाता है। इसका मतलब ये इस प्रकार से पाई/2 इसका आवर्तनांक नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि साइन पाई प्लस थीटा कर लें तो साइन पाई प्लस थीटा आप जानते हैं माइनस साइन थीटा हो जाता है। ये माइनस देने की वजह से पाई भी इसका आवर्तनांक नहीं हो सकता। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं 3 पाई/2 और 2 पाई पे, जब आप 2 पाई पे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा का मान साइन थीटा हो गया। 2 पाई प्लस थीटा के जगह पे फिर से साइन थीटा ही वैल्यू देगा। इसका मतलब साइन फलन का जो आवर्तनांक हुआ वो 2 पाई हो गया। बाकी इसके पहले आपने चेक कर लिया है कि इससे छोटी राशि साइन फलन का आवर्तनांक नहीं हो सकती है। और आगे बढ़ता हूँ तो कॉस फलन यानी कि कोसाइन फंक्शन कहेंगे, सही नाम तो यही है। अगर हम कॉस कहना चाहते हैं तो कॉस थीटा कहेंगे, कॉस एक्स कहेंगे, कॉस ए कहेंगे, लेकिन कॉस फलन नहीं, कोसाइन फलन कहेंगे। ठीक है ना। कोसाइन का मतलब हिंदी में होता है कोज्या फलन। ठीक, तो कोसाइन फंक्शन का भी जो आवर्तनांक होता है वो 2 पाई ही होता है। इसी प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है टेंजेंट फंक्शन की, यानी कि अगर हम कहें कि tan थीटा का जो फलन है उसका जो आवर्तनांक होता है वो पाई हो जाता है। कैसे पाई हो जाता है आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पे दूसरी बात बता रहा हूँ आपको। tan थीटा इक्वल्स टू, ये हम tan पाई प्लस थीटा का मान tan थीटा ही होगा। आप जान रहे हैं इस बात को, पहले से भी बताया जा चुका है, क्लास 11th 10th में भी बताया गया होगा थोड़ा बहुत आपको, या फिर मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री का लंबा चैप्टर समाप्त कर दिया है आपका, वहाँ पे सारा डिस्कशन किया गया है। tan 180 प्लस थीटा का मान tan थीटा ही होता है। ये न्यूनतम राशि है जिसको जोड़ने पर टेंजेंट फंक्शन पुनः अपने मूल मान को यानी कि अपनी ओरिजिनल वैल्यू को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से tan पाई प्लस थीटा tan थीटा हो जाता है। अगर हम एक बार फिर से जोड़ें यानी कि इस प्रकार से लिखना चाहें tan पाई प्लस थीटा, तो इसका मान भी tan थीटा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट फंक्शन का जो पीरियड है, जो आवर्तनांक है, वो पाई होता है। तो अब टेंजेंट फंक्शन का आवर्तनांक आपने पाई कैलकुलेट किया है। इसके पहले ये साइन फंक्शन का आवर्तनांक आपने 2 पाई और कोसाइन फंक्शन का यानी कि कॉस थीटा का आवर्तनांक आपने 2 पाई कैलकुलेट किया है। ठीक इसके विपरीत का मतलब a इक्वल्स टू कॉसेक थीटा और a इक्वल्स टू सेक थीटा के आवर्तनांक भी 2 पाई होने वाले हैं। और tan का जो इनवर्स फंक्शन होता है यानी कि व्युत्क्रम फलन होता है उसे हम लोग कोटेंजेंट फंक्शन कहते हैं, यानी कि कॉट थीटा का फलन भी कॉट थीटा का जो पीरियड होगा, आवर्तनांक होगा, वो भी पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके जो मुख्य 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनके सब के आवर्तनांक आपको मिल चुके हैं। आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे कि साइन कॉस सेक और कॉसेक, इन चारों के आवर्तनांक जो होते हैं वो 2 पाई होते हैं। और इसके अलावा जो tan और cot के आवर्तनांक होते हैं वो पाई हो जाते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दें कि इस टॉपिक को आगे पढ़ने के लिए यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरणों के मूल, वास्तव में हमारा कॉन्सेप्ट यही है। इस एक्सरसाइज यानी कि इस आगे का जो चैप्टर है 3n से आगे कई लगातार एक्सरसाइज हैं, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों के मूल ज्ञात करें यानी कि रूट्स कैलकुलेट करें। और रूट्स कैलकुलेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात की और जानकारी होनी आवश्यक होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन और रेंज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन और रेंज की जो क्लास है वो मैंने पहले ही आपको दे रखी है। चूँकि त्रिकोणमितीय
जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई थी, मैंने वहीं से इन सारी चीज़ों की शुरुआत ही किया था। तो वहाँ से आप इन सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे और एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, अन्यथा फिर आपको समस्याएं होंगी इस चैप्टर को समझने में। क्योंकि अभी अभी जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, वहाँ से कहेगा मूल मान बताइए, तो मूल मान कहेगा, और या फिर कहेगा व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो मूल मान जब किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का पूछा जाता है तो ध्यान दीजिए कैसे पूछा जाता है वो। जैसे इस प्रकार से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। अब यहाँ पे कह दिया जाएगा थीटा का मूल मान ज्ञात कीजिए। मूल मान ज्ञात करने का मतलब थीटा का वो मान जो मुख्य डोमेन में हो और ये साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 को सेटिस्फाई भी कर जाए। तो आप जानते हैं कि साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है, यानी कि प्रिंसिपल डोमेन, वो -π/2 से +π/2 होता है। ऐसे हमने आपको बता रखा है, डोमेन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू -π/2 से +π/2। इस प्रकार से मैंने आपको बता रखा है। अगर इस प्रकार से बता रखा है तो मैं देख रहा हूँ कि इसी रेंज के अंतर्गत एक ऐसी वैल्यू थीटा की है जिसका मान यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा। ये है π/3 यानी कि 60 डिग्री। साइन आप जानते हैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसका मतलब जो इसका मुख्य मान हुआ वो थीटा इक्वल्स टू π/3 अगर रेडियन में लिखेंगे या फिर डिग्री में लिखेंगे तो 60 डिग्री कहेंगे हम लोग। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। आपकी एक्सरसाइज 3N में ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा ही है, उसके कई सारे पार्ट्स दिए गए हैं। तो ये तो बिल्कुल आसान है मूल मान ज्ञात करने का। जहाँ पे बात आएगी व्यापक मान ज्ञात करने का, वहाँ से सारा का सारा सिस्टम ही बदल जाएगा और एक नई बात आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि थीटा का व्यापक मान कैसे हम ज्ञात करते हैं। थीटा के व्यापक मान ज्ञात करने के लिए जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू, जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूँ, इसको 2 लाइन में लिखना चाहता हूँ इस चीज़ को, साइन थीटा इक्वल्स √3/2। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन π/3। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू π/3 आपने बड़े आसान तरीके से कैलकुलेट कर लिया। ये इस प्रकार से है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा का एक और इक्वेशन है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा का एक और इक्वेशन है, या फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा का इक्वेशन है, या फिर टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा के फॉर्म में इक्वेशंस दिए गए हैं, तो इनके थीटा के व्यापक मान कैसे ज्ञात करेंगे। आपने इसके मुख्य मान तो ज्ञात कर लिए थे, मुख्य मान तो सीधे उसकी प्रिंसिपल डोमेन की जो वैल्यू होती है वही मुख्य मान हो जाती है। विद्यार्थियों को यहाँ पे बहुत जोर दे के समझाना चाहता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्लास 11th पार कर जाते हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। विद्यार्थी बहुत छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन ही नहीं कर पाते हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए या फिर मैथमेटिक्स समझने के लिए बिल्कुल सूक्ष्मता से अध्ययन करना होगा, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। अन्यथा ऐसी छोटी छोटी बातों का ही डिस्कशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किया जाता है, और विद्यार्थी जो बड़ी बड़ी चीज़ों को जानता है, कई बार छोटी छोटी चीज़ों से वो रूबरू ही नहीं हो पाता है। तो मैं बार बार आपको अवगत कराता हूँ इस बात से कि सबसे पहले हमने क्या ज्ञात करना आपको सिखाया, त्रिकोणमितीय समीकरण के मूल मान ज्ञात करने के लिए मैंने क्या कहा आपसे कि प्रिंसिपल डोमेन की वैल्यू ही लिख दी जाती है, वही मूल मान कहलाती है थीटा के। लेकिन जब यहाँ पे साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा या फिर इस प्रकार के फंक्शंस आपको दिए गए हैं, तो ऐसे फंक्शंस में अगर थीटा का व्यापक मान यानी कि जनरल वैल्यूज़ अगर कही जाए, तो इसके लिए कुछ नए समीकरणों का हमको डिराइव करना पड़ता है। फिलहाल मैं डेरिवेशन से पहले आपको इन तीनों मानों के फार्मूले आपको देता हूं, उसके बाद मैं एक एक का डेरिवेशन यहाँ पे कराना चाहता हूं। आप समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। विद्यार्थी ध्यान दें, हमने कहा कि मैं डिस्कशन करने वाला हूँ थीटा के व्यापक मान के प्रमुख सूत्र। यदि लिखता हूँ यहाँ पे, यदि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, तो थीटा का व्यापक मान जो हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस
-1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। इस प्रकार से हो जाएगा ये। यदि cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फ़ा, तो थीटा का व्यापक मान थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। इस प्रकार से हो जाएगा। यदि tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, तो थीटा का व्यापक मान हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा। इस प्रकार से ये तीन मोस्ट मतलब एक प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हो गए हैं। इन्हीं के आधार पर आपको, जैसे अगर इस प्रकार से भी कोई इक्वेशन दे दिया जाए, ये तीन फार्मूले आपके मिल गए हैं यहाँ पे। एक चौथा फार्मूला आता है यहाँ पे, यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कि स्क्वायरिंग फंक्शन है तब, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फ़ा, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो थीटा का व्यापक मान यहाँ पे हो जाता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। इस प्रकार से ये मान हो जाते हैं। ये जो मैंने चार फार्मूले आपको बता रखे हैं, इनमें से हम कुछ के डेरिवेशन भी आपको बताना चाहते हैं कि ये फार्मूले निकल के कैसे आते हैं व्यापक मान के लिए, यानी कि जनरल वैल्यूज आप थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। आइए हम इसका एक ये फार्मूला आपको बताना चाहते हैं। ये सेकेंड नंबर का फार्मूला कि cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फ़ा अगर दिया गया है तो ये जनरल वैल्यू कैसे प्राप्त हुई। आइए शुरुआत करता हूँ यहाँ पे प्रूफ की। आप ध्यान दें, ये इसका प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फ़ा implies that cos थीटा माइनस cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। अब cos c माइनस cos d का फार्मूला विद्यार्थी पहले से ही जानते हैं। cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, यानी कि अल्फ़ा माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। इक्वल्स टू 0 है तो 0 लिखा रहेगा। आगे बढ़ता हूँ। इम्प्लाइज दैट, ये मैं माइनस यहाँ पे कॉमन लूँगा तो साइन माइनस थीटा आप जानते हैं माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि -2 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस सॉरी यहाँ पे थीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू 0। ये -2 जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड में 0 है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए अगर सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आके अपनी इस अस्तित्व को समाप्त कर देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचता है, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 और हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से आपने इस इक्वेशन को यहाँ पे इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर लिया है। अब बारी बारी से हम एक एक को 0 दिखाने वाले हैं। लिखूँगा यदि साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू 0 implies that sin थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू साइन 0। साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ पे 0 बना रहेगा। या फिर ये किसके बराबर हो जाता है, साइन पाई के बराबर भी हो सकता है। साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है। या फिर ये क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई के बराबर हो जाएगा। साइन 2 पाई का मान भी 0 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से इस प्रकार से हम लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू 0 या पाई या 2 पाई या 2/3 पाई, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी मान हो सकता है। यही बात आपको व्यापक मान के लिए आगे प्रोग्रेस करके ले जाने वाली है।
व्यापक मान का मतलब आगे जो भी वैल्यूज़ इसकी पॉसिबल हैं वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं। यही बात जब हो रही थी प्रिंसिपल वैल्यू के यानी कि मुख्य मान की, तो मुख्य मान में केवल 0 ही आता है। इसमें समझने का प्रयास करें अंतर को। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था साइन फलन का जो डोमेन होता है यानी कि प्रिंसिपल डोमेन होता है वो -π/2 से +π/2 होता है, यानी कि उसमें 0 भी इंक्लूड हो गया है। अगर यहाँ पे मैं मुख्य मान की केवल बात करता तो मैं साइन 0 ही केवल लिख सकता था। मैं यहाँ पे साइन पाई, साइन 2π, 3π, 4π नहीं लिख सकता था। अगर मैंने लिख दिया 0 के आगे π, 2π, 3π, तो इसका मतलब मैंने क्या प्राप्त किया? यहाँ से मैं जनरल वैल्यू प्राप्त करने के लिए यहाँ पे अग्रसर हूँ। आप ध्यान दें थोड़ा सा। और हम इसको एक नियम के रूप में कैसे लिख सकते हैं, आप ध्यान दें। थीटा प्लस α/2 इक्वल्स टू, नियम के रूप में लिखने का मतलब इसको हम n π लिख सकते हैं। n पाई आप जानते हैं यहाँ पे n एक इंटीजर लिया जाएगा और अगर हम n की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 मिलेगा, n की जगह पे 1 रखेंगे तो पाई मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2π मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम निगेटिव इंटीजर भी रखते हैं तब भी आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0, साइन -π की वैल्यू 0, साइन -2π की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर n क्या माना जाएगा? एक इंटीजर माना जाएगा, ना कि पॉजिटिव इंटीजर। समझने का प्रयास करें। यहाँ पे n क्या है? n बिलोंग्स, इंटीजर को हम i से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, आप ध्यान दें। इम्प्लाइज दैट ये थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू 2nπ हो जाएगा। जगह का शॉर्टेज है, थोड़ा सा और चालू करता हूँ। थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2nπ माइनस अल्फ़ा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। 1 क्या, इसको 2 नाम दे देते हैं। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि इक्वेशन नंबर 1 का मैंने जब एक पार्ट उठाया तो थीटा इक्वल्स टू 2nπ माइनस अल्फ़ा यहाँ पे मिल गया है। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे और चालू करता हूँ क्योंकि इसको पूर्ण रूप से बताना आवश्यक है आपके लिए। इसको आप नोट करें तो मैं इसको रफ कर दूँ। ध्यान दें, पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ पे है। मैंने इसके पहले इस क्वांटिटी को ले रखा था, अब हम इसको 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ध्यान दीजिए, लिखूंगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपान 2 इक्वल्स टू 0। 0 है तो 0 फिर से उसी प्रकार से सेटिस्फाई करेगा जैसे यहाँ पे 0π 2π सेटिस्फाई कर रहा था। इम्प्लाइज दैट साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू साइन 0 या साइन पाई या साइन 2π, इस प्रकार से और भी आगे। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? nπ, जैसे मैंने पिछले डेरिवेशन में यहाँ पे सॉल्व किया था। आगे बढ़ता हूँ और लिखता हूँ थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 2nπ। इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2nπ प्लस अल्फ़ा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। थीटा इक्वल्स टू 2nπ माइनस अल्फ़ा आपने इक्वेशन नंबर 2 में ज्ञात किया था और थीटा इक्वल्स टू 2nπ प्लस अल्फ़ा आपने इक्वेशन नंबर 3 में ज्ञात कर लिया है। ये दोनों जो सॉल्यूशंस आपने कैलकुलेट किया है, ये दोनों के दोनों सॉल्यूशंस इक्वेशन नंबर 1 के हैं। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है उसको मैं संयुक्त रूप से कैसे लिख सकता हूँ, आप इसको समझने का प्रयास करें। लिखूँगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा। इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया गया है, प्लस माइनस एक साथ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया गया। यही इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब आपको कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी यानी कि पूरे के पूरे डेरिवेशन में कोई असुविधा आपको महसूस नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाकी जो डेरिवेशंस हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं चलूँगा सीधे क्वेश्चंस की ओर। थोड़ा सा बुक का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। अगर आपको कहीं पे किसी भी डेरिवेशन में कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं,
कॉलिंग नंबर जानते हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर सीधे हमसे संपर्क करें। हम बढ़ते हैं कि एक्सरसाइज 3N की ओर डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से। मैं NCERT पे बेस्ड ये डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक आपको पढ़ाना चाहता हूँ। उसका कारण सबसे ज़्यादा ये है कि जो कि NCERT की जो बुक है आपके पास, उस NCERT की बुक में प्रॉब्लम्स यानी कि क्वेश्चंस बहुत कम हैं, एक्सरसाइज बहुत छोटी छोटी हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, ये अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कम सॉल्व करेंगे तो ये आपको अच्छी प्रैक्टिस से रोक देंगे। आप अगर अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम या फिर एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए भी NCERT की पुस्तक पढ़ के आप कंप्लीट अपने आप को महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स बहुत कम है। तो यहाँ पर जो मैंने साइड बुक लगा रखी है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। आप चाहें तो अगली किसी अन्य बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको समझने में समस्या आ रही है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। लेकिन मैं तो कोई एक बुक ही लेके चलूँगा, ये मेरी मजबूरी है, आप जानते हैं। और ये मोस्ट परफेक्ट इस वजह से कहता हूँ कि जो कि पिछले कई सालों से लगातार पेपर्स जो आपके एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं अन्य अलग अलग स्कूलों में, और जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होता है यूपी बोर्ड का, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, यहाँ तक कि CBSE बोर्ड की बात नहीं भी मैं बता रहा हूँ, आपके सारे के सारे पेपर्स, लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस इस बुक में आपको मिल जाएंगे। उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। मैं लगातार यही काम देख रहा हूँ, मगर लगातार पेपर्स पे एनालाइज कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस देते कहाँ से हैं पेपर सेट करने वाले लोग। तो ये पुस्तक आपके लिए मोस्ट परफेक्ट है, इसका अध्ययन आप अवश्य करेंगे। इसके अलावा भी आप जो पुस्तक का अध्ययन करना चाहें उसके लिए आपको पूरी छूट रहेगी। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिख रखा है और आपकी बुक में कहा गया है कि निम्न समीकरणों को संतुष्ट करने वाले थीटा के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान और व्यापक मान, मैं काफ़ी देर से डिस्कशन कर रहा हूँ इस पे। तो मुख्य मानों का मतलब, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। और थीटा में साइन के मुख्य डोमेन के लिए -π/2 से +π/2 साइन का मुख्य डोमेन होता है। आप जानते हैं इसके अंतर्गत एक मान ऐसा है जिसको कि साइन फंक्शन का मान 1/2 देता है, वो है साइन 30 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल्स टू साइन π/6। अब थीटा का मुख्य मान क्या हो जाएगा, अतः थीटा का मुख्य मान बराबर हो जाएगा π/6। ये रिजल्ट हो जाएगा, ऐसे ख़त्म काम। इसी प्रकार से cos थीटा इक्वल्स टू -√3/2 है। आप जानते हैं डोमेन ऑफ cos थीटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिलहाल आपको ये याद करना है और आप पीछे जान भी चुके हैं। cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा का डोमेन जो होता है वो होता है 0 से π, यानी कि 0 से लेके 180 डिग्री तक। आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन फंक्शन यानी कि cos थीटा का जो फलन होता है वो निगेटिव रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू तलाश करता हूँ कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो cos थीटा का मान -√3/2 देने वाली है। cos 90 + 60 - sin 60 होता है, आप समझने का प्रयास करें। इम्प्लाइज दैट cos थीटा इक्वल्स टू cos π/2 + π/3 हो जाएगा। ये इसका मतलब cos थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा यहाँ पे cos, अगर इसको LCM के जरिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5π/6। अब थीटा इक्वल्स टू 5π/6 इसका क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कही जाएगी। इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू 5π/6, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये 2 क्वेश्चन आपने बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू -√3/2 दिया गया है। साइन का डोमेन आप जानते हैं -π/2 से +π/2 होता है, यानी कि साइन -60 डिग्री की वैल्यू -√3/2 होगी। आप समझने का प्रयास करें। इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल्स टू साइन -π/3, इस प्रकार से लिख दिया गया है। इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू -π/3,
ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू कही जाएगी, यही प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर tan थीटा इक्वल टू 1/√3 यहाँ पे देखें हम, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब टेंजेंट फंक्शन का जो प्रिंसिपल डोमेन होता है वो आप जानते हैं, डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन, डोमेन ऑफ tan थीटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वल टू -π/2 से +π/2, और ये होता है ओपन इंटरवल। अब टेंजेंट फंक्शन का जो मान है वो -π/2 से +π/2 है, 1/√3 इसमें किस में आ रहा है, आप समझ सकते हैं कि tan π/6 की वैल्यू होती है ये 1/√3, इम्प्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू tan π/6, अतः थीटा का मुख्य मान क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/6, यहाँ पे थीटा का मुख्य मान। इस प्रकार से चारों क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। पहले के लगभग 4 ही पार्ट हैं पहले क्वेश्चन में, और मैंने एक एक पार्ट से धीरे धीरे से आपकी शुरुआत कर रहा हूँ। बढ़ूँगा आगे अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में आपसे कहा गया है कि थीटा के वे व्यापक मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। अब यहाँ पे व्यापक मान ज्ञात करने हैं आपको। अभी तक आप मुख्य मान ज्ञात कर रहे थे, अब आपको व्यापक मान ज्ञात करने हैं, यानी कि जो फार्मूले मैंने आपको बता रखे हैं उन फार्मूले का यूज करना है यहाँ पे। आप ध्यान दें, साइन थीटा का मान अगर यहाँ पे √3/2 है तो हम लिख देंगे सीधे सीधे साइन थीटा इक्वल टू साइन π/3। अब यहाँ पे फार्मूलों का यूटिलाइजेशन सीधे, चूँकि डेरिवेशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन π/3 का मतलब थीटा का व्यापक मान, अतः थीटा का व्यापक मान थीटा इक्वल टू n π + (1n) इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे π/3 है। जो फार्मूला मैंने आपको बता रखा है वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। सीधे फार्मूला बेस है। यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू -√3 लिखा गया है, तो हमने cot थीटा का तो कोई फार्मूला आपको बताया नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसको टेंजेंट में चेंज करना होगा। इम्प्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू -1/√3। अब इसमें तलाश करें कि ये टेंजेंट में कितनी वैल्यू इसकी -1/√3 होती है, टेंजेंट में कितने डिग्री की वैल्यू -1/√3 होती है। तो समझने का प्रयास करें। सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुँचे कि tan 90 + 60 -cot 60 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा tan 90 + 60, 60 का मतलब π/3, -cot 60 और -cot 60 का मान -1/√3 हो जाएगा। tan 60 का मान √3 होता है, cot 60 का मान 1/√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बड़े आसान तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया है। tan थीटा इक्वल टू, हाँ, इन मानों को कैलकुलेट करने में कई बार विद्यार्थियों को समस्याएं आती हैं, तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी भी स्पीड अच्छी हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। अन्यथा आपको कैलकुलेशन करने में ऐसी छोटे छोटे कैलकुलेशन से आपको देर बहुत ज़्यादा लगती है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है आपका। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड बनेगी आपकी। जैसे रनिंग, कोई धावक है, कोई रनिंग तैयार करना चाहता है, कोई पुलिस में मिलिट्री में जाना चाहता है, तो अगर आप कभी कभी दौड़ेंगे तो क्या करेंगे, कभी भी अच्छी रेस आप नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत तेज़ गति से आप नहीं दौड़ सकते हैं। लेकिन वही काम अगर आप हर रोज़ करेंगे और अच्छी मेहनत के साथ करेंगे तो आपकी रेस बहुत अच्छी कंप्लीट हो जाएगी, आप बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं। तो सेम वही स्थिति यहाँ पे मैथमेटिक्स में होती है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड होगी। विद्यार्थी जो आलसी होते हैं वो विद्यार्थी आगे कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी और उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा क्वालिटी के साथ आप रिजल्ट दे सकते हैं। आप ध्यान दें, tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, अगर इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 5π/6। अतः थीटा का व्यापक मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः थीटा का व्यापक मान थीटा इक्वल टू, टेंजेंट के लिए हमने फार्मूला आपको बता रखा है, n π + अल्फ़ा की जगह पे 5π/6। ये फाइनल रिजल्ट आपका हो जाता है। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है, tan 2 थीटा इक्वल टू 1। इसमें भी थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है, तो समझने का प्रयास करें।
इसको हम लिख सकते हैं tan π/4। अतः थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान 2 थीटा यहाँ पे है तो 2 थीटा लिखा जाएगा। 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे π/4 है। इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा n पाई प्लस π/4। कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब बिल्कुल आसान है। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4 है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये एक ऐसा स्क्वायरिंग फंक्शन के लिए मैंने अलग से फार्मूला आपके लिए बता रखा था। आप ध्यान दें, cos π/3 का होल स्क्वायर, भाई cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फ़ा का फार्म अगर आ गया है, या फिर इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर π/3। तो थीटा के व्यापक मान के लिए मैंने कहा था n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अगर स्क्वायरिंग फंक्शन है, स्क्वायरिंग फंक्शन तीनों स्क्वायरिंग फंक्शन यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, या cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फ़ा, या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फ़ा के अगर फंक्शंस हैं, तो तीनों के लिए यही और कहीं केवल यही एक मुख्य फार्मूला है। आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, डेरिवेशन तो मैंने नहीं कराया है यहाँ पे, लेकिन आप समझ सकते हैं बुक की मदद लेने के बाद। पहली बार है तो पहली बार आपको बुक की मदद लेनी पड़ेगी। कोई कॉन्सेप्ट समझने में असुविधा होती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। फिलहाल तो कॉन्सेप्ट मैंने सभी बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रखे हैं। अतः थीटा का व्यापक मान हो जाएगा, अतः थीटा का व्यापक मान थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/3। ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इस प्रकार से। ये क्वेश्चन 4 नंबर तक के क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 के आगे इसमें 30 क्वेश्चन तक दे रखा है। तो यहाँ पे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में लेके आने वाले हैं। आज ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस और थीटा के व्यापक मान का ये पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त करना चाहते हैं। विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी ऐसा तथ्य, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके लिए आवश्यक है इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए, या फिर आगे एयरफोर्स या फिर एनडीए तक के लिए, या फिर IIT JEE मेन तक के विद्यार्थियों को यहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, मैंने हर एक कॉन्सेप्ट पे विस्तार से चर्चा किया है। अब फ़ायदा उठाना विद्यार्थियों का काम है। विद्यार्थी जितना चाहें फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।